माफी मांगेगा पाकिस्तान 1971 के लिए। बांग्लादेश की आवाम 1971 के इतिहास को भूल जाएगी। शेख हसीना के राज में पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे नहीं। भारत की जो सीमा है वो करीब 4096 किलोमीटर की सीमा है, जो अकेले बांग्लादेश के साथ लग। बांग्लादेश को खतरा किससे हो सकता है? जो हाथ मिल रहे हैं, इन हाथों के अंदर क्या हथियारों वाली दोस्ती बनाने की भी कोशिश हो रही है कि इस्लामिक देशों के ऊपर इस समय जो संकट नजर आ रहा है उसमें आतंकवाद एक बहुत बड़ा संकट। क्यों बांग्लादेश के साथ नजदीकियां बढ़ाने की जल्दी में है पाकिस्तान? क्या है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ती फौजी करीबी का मायना? क्या पाकिस्तान की कोशिश बांग्लादेश के साथ मिलकर बनाने की है इस्लामिक देशों का नेटो? क्या होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के फौजी गठजोड़ का भारत पर असर? आखिर क्यों अपने विदेश मंत्री को पाकिस्तान भेज रहा है ढाका? कौन कौन होगा पाकिस्तान के इस प्रस्तावित इस्लामिक देशों के नेटो में शामिल? लगाते हैं दूरबीन और देखते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। पांच अगस्त 2024 के बाद से दक्षिण एशिया में एक बड़ी सियासी करवट हुई भारत के पूरब बांग्लादेश में, जहां शेख हसीना की सत्ता पलट गई। शेख हसीना भारत में शरण लेने के लिए पहुंच गई और उसके बाद अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर मोहम्मद यूनुस, जो कि एक अर्थशास्त्री थे, उन्हें बांग्लादेश की कमान सौंप दी गई। लेकिन उसके बाद से वो बांग्लादेश और उसकी अर्थव्यवस्था को संभालने की बजाय जो चालें चल रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो सियासी ज्यादा नजर आ रहे हैं और साथ ही ऐसे कदम नजर आ रहे हैं जो बांग्लादेश का इतिहास बदलने की कोशिश नजर आ रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, और मोहम्मद यूनुस की इस तमाम कोशिशों के बीच कहां खड़ा है पाकिस्तान, और आखिर कैसे पाकिस्तान बांग्लादेश का हाथ थामकर बनाना चाहता है कुछ बड़ा जो भारत के बेहद करीब और भारत की सरहद पर? तो जल्दी से देखते हैं इस नक्शे पर कि आखिर भारत के पूरब में हो क्या रहा है। 5 अगस्त 2024 को जिस तरीके से बांग्लादेश के ढाका में सत्ता की करवट हुई और उसके बाद भारत और बांग्लादेश के दोस्ताना रिश्तों के अंदर कड़वाहट का जहर घुलना शुरू हो गया, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर अचानक से भारत का विरोध एक फैशनेबल ट्रेंड हो गया है। हर कोई अपने नंबर बढ़ाने के लिए भारत को यहां पर कोसता, भारत को भला बुरा कहता हुआ नजर आना चाहता है। लेकिन इसके पीछे आखिर सियासी करवट कहां है और क्या है इसके मायने? क्योंकि शेख हसीना की सरकार गई, मोहम्मद यूनुस सरकार में आए, लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच में जो 4096 किलोमीटर की सीमा थी वो तो लगभग वैसी की वैसी है। फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया? तो ये जो तस्वीर बदली है, उस तस्वीर के अंदर मोहम्मद यूनुस आते ही भारत के प्रति तल्ख ज्यादा नजर आने लगे और भारत के प्रति शुरुआत में तो उन्होंने ऐसा कोई रवैया नहीं दिखाया, लेकिन उसके बाद जो मुलाकातें उनकी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ हुई, और अगर इन मुलाकातों का सिलसिला देखें तो अगस्त 2024 के बाद से अभी तक यानी जनवरी 2025 तक इन दोनों नेताओं की 2 बार मुलाकात हो चुकी है, न्यूयॉर्क में और उसके बाद मिस्र की राजधानी काहिरा के अंदर। इन दोनों की इन 2 मुलाकातों के बाद जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों की करवट है वो गाड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगी। ये तस्वीर है जब सितंबर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी, तब पहली बार शहबाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, और बांग्लादेश के अंतरिम शासक मोहम्मद यूनुस की ये मुलाकात हुई थी। और ये मुलाकात इन दोनों देशों के नेताओं के बीच बरसों बाद हुई थी, क्योंकि शेख हसीना के राज में पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे नहीं थे। लेकिन अच्छे रिश्तों और इन मुलाकातों का ही असर है कि ये जो शख्स है, ये इसाक डार हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, और अब यह ऐलान कर दिया गया है कि इसाक डार ढाका जा रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ती हुई दोस्ती को और मजबूत करने के लिए इसाक डार को भेजा जा रहा है। अच्छा है, कूटनीतिक रिश्ते बनाए जा रहे हैं, कूटनीतिक रिश्ते मजबूत किए जा रहे हैं। इतिहास की उस तस्वीर को बदलने की कोशिश हो रही है जो दिसंबर 1971 के अंदर लिखी गई थी, जब पूर्वी पाकिस्तान एक लंबे संघर्ष के बाद और भारत की मदद से बांग्लादेश बना था। लेकिन बीते 53 साल से ज्यादा के इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है, और इस इतिहास के अंदर जब इसाक डार पहुंचेंगे तो वो बांग्लादेश के साथ न केवल कारोबारी रिश्ते बढ़ाने की बात करेंगे, बल्कि सामरिक रिश्ते बढ़ाने की भी बात करेंगे, फौजी रिश्ते बढ़ाने की भी कोशिश हो रही है। और इन तमाम कोशिशों के बीच जो प्लान क्या है वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि ये प्लान बहुत बड़ा है। और इस प्लान का इजहार किया है इस शख्स ने, जिसका नाम है अब्दुल बासित। अब्दुल बासित 2014 से लेकर 2017 तक पाकिस्तान के भारत में उच्चायुक्त रहे थे, यानी हाई कमिश्नर रहे थे। जो ढाका का प्लान है, ढाका क्यों जा रहे हैं,
इशाक डार और उसके बाद पाकिस्तान क्या आगे बढ़ाने जा रहा है उसका इजहार अब्दुल बासित ने एक प्रोग्राम में किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कोशिश है एक क्रिसेंट सिक्योरिटी इनिशिएटिव, यानी मुस्लिम देशों का, इस्लामिक देशों का एक नाटो बनाने की, जिसके अंदर पाकिस्तान बांग्लादेश का हाथ थामना चाहता है, बांग्लादेश के साथ मिलकर बनाना चाहता है इस्लामिक देशों का नाटो, यानी एक फौजी संगठन जो कि किसी भी इस्लामिक देश के ऊपर यदि कोई मुसीबत आती है, आपदा आती है, तो ऐसे में फौजी इंटरवेंशन कर सकता है। बड़ा प्लान है, जरा सुनिए कि क्या कह रहे हैं अब्दुल बासित। जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि एक क्रेसेंट सिक्योरिटी इनिशिएटिव होना चाहिए, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, टर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये 2-3 ममालिक भी अगर मिलकर एक क्रेसेंट सिक्योरिटी इनिशिएटिव बना लें, CSI, तो ये बहुत बड़ी मुसलमान दुनिया के लिए एक सिक्योरिटी का बाइस बनेगी, क्योंकि नेटो भी है और बाकी ममालिक भी, कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी बनी हुई है। तो मुस्लिम दुनिया में भी इसकी ज़रूरत है, और चूँकि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट है, तो हमारी बहुत माशाल्लाह प्रोफेशनल हमारी आर्म फोर्सेस हैं। तो हम अगर कोऑपरेट करें इन मामलात में, सिक्योरिटी मामलात में, उसमें टेररिज्म भी होगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होगी, ड्रग ट्रैफिकिंग के मामलात भी आ सकते हैं। तो एक अच्छा सा ऑल एनकम्पसिंग तो नहीं, बट एक कुछ ख़ास स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर अगर हम ये एक क्रेसेंट सिक्योरिटी इनिशिएटिव की प्रपोज़ल पे कुछ गौर व खौज करें, और इनिशियली ज़रूरी नहीं है कि बहुत से ममालिक हों, इनिशियली 2-3-4 ममालिक भी आ सकते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान तो ख़ास तौर पे, उसके बाद सऊदी अरब का भी मामला, सऊदी अरब, ईरान अगर आ जाए, अभी देखिए ना सऊदी अरब के आर्मी चीफ गए हुए थे ईरान भी, तो उनके दरमियान भी जो एक बेतमादी है सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में, और सऊदी अरब के लिए भी अच्छा होगा कि वो जो अमेरिका का प्रेशर अभी आने वाला है ट्रम्प के आने के बाद, उसको भी थोड़ा डिफ्लेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि वो इस किस्म की जो मुसलमान दुनिया में कुछ सिक्योरिटी अरेंजमेंट अगर हो जाए। एक वो मिलिट्री अलायंस तो बना हुआ था, लेकिन वो चूँकि सऊदी अरब में बेस्ड है तो उस वजह से उस तरह काम नहीं कर सका, ईरान को कुछ खदशात थे। और चूँकि सच्ची बात तो ये है कि मुस्लिम दुनिया में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ही सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। तो सुना आपने, अब्दुल बासित ने साफ कर दिया है कि ये मुलाकातें जो हैं ये केवल कूटनीतिक रिश्तों के लिए नहीं है, बल्कि इसके सामरिक मायने हैं। सामरिक मायने समझने से पहले जरा आप इस नक्शे को गौर से देखिए। ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश की सरहदों को यदि आप देखें तो बांग्लादेश की करीब 4096 किलोमीटर की जो सरहद है वो अकेले भारत के साथ लगती है। यानी बांग्लादेश के नक्शे को यदि आप देखें तो वो लगभग 3 हिस्से उसके जो हैं वो भारत से जुड़ते हैं, और भारत की जो सीमा है वो करीब 4096 किलोमीटर की सीमा है जो अकेले बांग्लादेश के साथ लगती है। ये भारत की सबसे लंबी जमीनी सरहद है जो किसी देश के साथ भारत साझा करता है। ऐसे में बांग्लादेश को खतरा किससे हो सकता है, क्योंकि उसके 3 तरफ तो भारत है। भारत वो मुल्क है जिसकी मदद से बांग्लादेश वजूद में आया दिसंबर 1971 के अंदर, लेकिन फिलहाल बांग्लादेश और बांग्लादेश की सेना जिस तरीके से काम कर रही है उसको लेकर चिंता के कुछ सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। ये बात अलग है कि वक़ारुज़्ज़मान जो कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि भारत के साथ में बांग्लादेश के करीबी रिश्ते हैं, बांग्लादेश ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जो भारत के रणनीतिक और सामरिक हितों को नुकसान पहुंचाता हो। लेकिन जमीन पर जो कुछ हो रहा है उसको लेकर चिंता के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये 4096 किलोमीटर की सीमा के बावजूद बांग्लादेश जिस तरीके से अपनी फौजी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की सरहद भारत के बाद अगर किसी एक देश से मिलती है ये है म्यांमार यानी बर्मा। बर्मा के साथ बांग्लादेश की सीमा मिलती है। इस समय बांग्लादेश के पड़ोसी मुल्क म्यांमार के अंदर काफी उथल पुथल चल रही है, और खासतौर पर इस इलाके को यदि देखा जाए तो ये अराकान का इलाका है, जहां पर अराकान आर्मी ने खास तौर पर बांग्लादेश और म्यांमार के बीच लगी हुई जो सरहद है वहां पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। यानी यहाँ पर इस समय म्यांमार की जो सेना है, म्यांमार की जो मिलिट्री उनता की जो फौज है वो नहीं है, बल्कि अराकान आर्मी की फौज। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच अचानक से क्यों ऐसी जरूरत पड़ रही है कि अभी बांग्लादेश जो है वो अपनी करीबी बढ़ाना चाहता है पाकिस्तान के साथ में, और पाकिस्तान के साथ में ये जो गठजोड़ है, ये जो हाथ मिल रहे हैं, इन हाथों के अंदर क्या हथियारों वाली दोस्ती बनाने की भी कोशिश हो रही है? जरा उससे पहले
आप ये भी देख लीजिए कि जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अब्दुल बासित कह रहे हैं इस्लामिक देशों का नेटो यानी क्रिसेंट सिक्योरिटी इनिशिएटिव। क्रिसेंट चूंकि पाकिस्तान के झंडे के अंदर जो चांद है उसे क्रिसेंट कहा जाता है, वो अर्धचंद्र है, और इसी के नाम पर इस्लामिक देशों के क्रिसेंट सिक्योरिटी इनिशिएटिव का नाम बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि कोई पहला मौका नहीं है जब इस्लामिक देशों ने एक सैन्य संगठन बनाने की कोशिश की है। इसी तरीके का जो संगठन है वो बनाया गया इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोएलिशन, ये भी बनाया गया था 2015 में। इसका उद्देश्य यही था कि इसके अंदर जो है वो इस्लामिक देश काउंटर टेररिज्म के लेकर काम करेंगे, यानी इस्लामिक देशों की एक ऐसी फौज और एक ऐसी सेना होगी जो कि आतंकवादियों के खिलाफ काम करेगी। ये बात अलग है कि इसमें से बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जिनके ऊपर आतंकवाद के अपने आरोप लगते रहे हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के ऊपर खुद आरोप लगे हैं। इस संगठन की फहरिस्त यदि आप देखें तो इसके अंदर 42 संगठन है, 42 ऑर्गेनाइजेशन जो देश हैं, 42 जो सदस्य हैं वो इस इस्लामिक जो मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोएलिशन है उसका हिस्सा है। और आप देखिए इसके अंदर ये 42 देश जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। सऊदी अरब में इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थापित किया गया है। इसके अंदर यमन भी है, इसके अंदर इजिप्ट भी है, इसके अंदर नाइजर भी है, इसके अंदर पाकिस्तान भी है, कीनिया भी है, गाम्बिया है, साथ ही साथ इसमें सेनेगल है, कोट डिवोर है, ट्यूनीशिया है, टर्की है, इसके साथ साथ बहरीन, यूनाइटेड अरब अमीरात, अफगानिस्तान, ये तमाम मुल्क हैं और इसके अंदर पाकिस्तान भी है। और सबसे रोचक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस इस्लामिक देशों के संगठन यानी इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म सेंटर की या कोएलिशन की कमान पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ के पास है। यह बात अलग है कि इस्लामिक देशों के ऊपर इस समय जो संकट नजर आ रहा है उसमें आतंकवाद एक बहुत बड़ा संकट है और इस आतंकवाद के अंदर ये पूरा इस्लामिक जो वर्ल्ड है वो कई जगह बटा हुआ नजर आ रहा है। ये अगर आप आबादी देखें, आबादी के लिहाज से अगर इस नक्शे को देखें, ये दुनिया का नक्शा है और ये जो हरा रंग आप देख रहे हैं ये इस्लामिक देशों की आबादी के लिहाज से घनत्व वाला इलाका है, यानी अधिकतर इस्लामिक आबादी जो है, ये मुस्लिम आबादी जो है वो इसी क्षेत्र के अंदर रहती है और इसी क्षेत्र के अंदर जो अधिकतर आबादी है वो यहाँ पर उसकी बसाहट है। और इस आबादी को यदि आप आंकड़ों के अंदर देखें तो दुनिया की करीब करीब 24% आबादी इस्लामिक है। साथ ही अगर आंकड़ों में देखें तो करीब 8 अरब की दुनिया के अंदर 1.98 अरब की आबादी इस्लामिक है। और इन इस्लामिक देशों के पास अगर इनका आंकड़ा देखें तो दुनिया के अंदर करीब 57 मुल्क हैं जो कि इस्लामिक हैं, इस्लामिक मुल्क कहलाते हैं। और इन देशों की फहरिस्त के अंदर करीब करीब 57 मुल्क हैं और ये तमाम 57 मुल्क जो हैं, और अगर इन इस्लामिक देशों की फहरिस्त को यदि आप देखें तो ये 57 मुल्क हैं जो कि OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये एक और संगठन है जो अक्सर भारत में कश्मीर के मुद्दे को लेकर टीका टिप्पणियां करता रहता है। यहाँ भी पाकिस्तान जो है वो इसकी अगुवाई करता है, पाकिस्तान इसका भी सदस्य है। लेकिन अब पाकिस्तान चाहता है एक नए किस्म का ऑर्गेनाइजेशन जिसका आइडिया अब्दुल बासित दे रहे हैं। और ये आइडिया अब्दुल बासित अकेले नहीं दे रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की फौज है जो चाहती है कि ये एक अच्छा मौका है जब बांग्लादेश को साथ लिया जा सकता है, इस आइडिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। और अब्दुल बासित ये भी कहते हुए सुने जा सकते हैं कि अभी अगर ज्यादा देश साथ नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। सऊदी अरब बाद में साथ में आ जाए, टर्की साथ में आ जाए, ईरान साथ में आ जाए, सऊदी अरब साथ में आ जाए और ये तमाम मुल्क मिलकर एक इस्लामिक देशों का नेटो बनाए। जिस नेटो को बनाने की बात ये लोग कर रहे हैं वो बनाना इतना आसान नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसके अंदर दुनिया के करीब 32 मुल्क शामिल हैं। और ये जो संगठन है इसका बढ़ता हुआ विस्तार ही दरअसल रूस और यूक्रेन की जंग का कारण बना और इसमें अगुवाई है अमेरिका की, ब्रिटेन की, साथ ही जो इस्लामिक देशों का संगठन का सदस्य है टर्की, वो भी इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर स्वीडन इसमें शामिल हो चुका है, फिनलैंड इसमें शामिल हो चुका है, साथ ही बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। बहुत ही बड़ा और बहुत ही महंगा संगठन है। अगर ये तमाम देश साथ आना चाहते हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान जिसकी खुद की माली हालत खराब है, बांग्लादेश जिसकी अर्थव्यवस्था काफी डावाडोल है, उसके लिए किसी ऐसे संगठन को बनाना जो कि एक इस्लामिक देशों का नेटो हो, बहुत महंगा सौदा हो सकता है फिलहाल अगर वो शुरुआत भी करना चाहें। और यहां तक कि अब्दुल बासित तो कह रहे हैं कि उसका हेडक्वार्टर भी पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान उसकी अगुवाई कर रहा है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी कोशिश की जा रही है। और इसी कोशिश की कड़ी में लेफ्टिनेंट जनरल
साहिर शमशाद मिर्जा, जो कि पाकिस्तान के एक वरिष्ठ सेना जनरल हैं, उनको भेजा जा रहा है ढाका। और उनके इस दौरे के पीछे भी एक कारण यही है कि बांग्लादेश की फौज को ट्रेनिंग दी जाए, बांग्लादेश की फौज को ट्रेनिंग दे पाकिस्तान की फौज, और पुराने जो रिश्ते हैं उनको रिवाइव किया जाए। बाकायदा ये दलीलें दी जा रही हैं कि 1971 से पहले तक तो यही फौज थी जो पाकिस्तान की फौज थी, क्योंकि पाकिस्तान की फौज के जो अधिकारी हैं वही पोस्टिंग पे जाते थे पूर्वी पाकिस्तान के इलाके के अंदर भी, क्योंकि मुल्क एक ही था। साथ ही अब जो बांग्लादेश है वहां से आने वाले जो युवा थे, खासतौर पर जो भर्ती होने के बाद पाकिस्तान की फौज में अधिकारी बनते थे, वो भी ट्रेनिंग के लिए पश्चिमी पाकिस्तान के इलाके के अंदर ही आते थे। तो ऐसे में इन पुराने रिश्तों को रिवाइव करने के लिए ही जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को भेजा जा रहा है। इनका ये दौरा भी हो रहा है और उसकी भी कड़ी उसी ग्रैंड प्लान का हिस्सा है। लेकिन इस ग्रैंड प्लान के बीच में ये जनरल वकीरुज़्ज़मान, जो कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख हैं, वो आखिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वकीरुज़्ज़मान का इंटरव्यू अगर आप देखें तो वो ये कहते हैं कि भारत पड़ोसी है बांग्लादेश का, बहुत महत्वपूर्ण पड़ोसी है। आप देखिए यहां पर, इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट नेबर, वी आर डिपेंडेंट ऑन इंडिया इन मेनी वेज, हम भारत पर बहुत सारी चीजों के लिए निर्भर हैं। ये भी अपने एक इंटरव्यू के अंदर, प्रथम आलो एक बांग्लादेश का न्यूज़पेपर है जिसको वकीरुज़्ज़मान ने इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने इस चीज का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को भी बहुत सारी सुविधाएं हमसे मिल रही हैं, बहुत बड़ी आबादी है जो कि बांग्लादेश के अंदर है, साथ ही बांग्लादेश के बहुत सारे लोग भारत में जाकर काम कर रहे हैं, और साथ ही मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत जाते हैं बहुत सारे लोग। यानी बांग्लादेश कितनी ज्यादा मदद हासिल कर रहा है भारत से, इसका पूरा जिक्र जो है वो यहां पर इस इंटरव्यू के अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं जनरल वकीरुज़्ज़मान, जो कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ। और माना जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार कहने को पद पर जरूर बैठी हो, लेकिन उसके पीछे जो बैकिंग है वो बांग्लादेश के सेना प्रमुख की है। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वकीरुज़्ज़मान बातें तो कर रहे हैं भारत के साथ नजदीकियों की, करीबी की, साथ ही ये बताने की कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कितने करीब हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि 53-54 साल का जो इतिहास है उसे बदलने की कोशिश बांग्लादेश करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही इसाक डार और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के इस दौरे के साथ में उस इतिहास को बदलने के साथ साथ एक नए इतिहास को लिखने की कोशिश हो रही है, खासतौर पर बांग्लादेश और पाकिस्तान की इस बढ़ती हुई करीबी के बीच में। भारत हमेशा से चाहता रहा है कि उसके पड़ोसियों के आपस में भी रिश्ते अच्छे रहें, लेकिन इतिहास बताता है कि खास तौर पर बांग्लादेश और पाकिस्तान जब जब करीब आए हैं तो पाकिस्तान ने इस जमीन का इस्तेमाल गलत तरीके से किया है। 2012-13 से पहले जब इस पूरे इलाके के अंदर पाकिस्तान का दबदबा ज्यादा था, तब उस समय पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि यहाँ पर जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, खासतौर पर जो भारत विरोधी ताकतें हैं, उनको मजबूत किया जाए। साथ ही जो आईएसआई के एजेंट्स थे, आईएसआई का जो नेफरेस मॉड्यूल होता है, आईएसआई का जो भारत विरोधी मॉड्यूल है, उसको भी भारत में एक्टिव करने के लिए खासतौर पर बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल कई बार किया गया है। इसका इतिहास रहा है और इसका इतिहास रहा है, यही वजह है कि शेख हसीना के आने के बाद भारत ने सबसे ज्यादा जोर इसी चीज पर दिया था, और शेख हसीना को इस चीज का क्रेडिट दिया जाना चाहिए, खासतौर पर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के रिपेयर वर्क में, कि उस समय के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते न केवल करीबी के बढ़े, बल्कि भारत के खिलाफ जो आतंकवाद है और खासतौर पर बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल वो कम। लेकिन अब जनरल वकीरुज़्ज़मान, जो कि एक तरफ बांग्लादेश के सेना की अगुवाई भी कर रहे हैं, मोहम्मद यूनुस की सरकार को बनाए रखने के लिए सपोर्ट भी दे रहे हैं, आखिर पाकिस्तान के साथ इतनी करीबी क्यों बढ़ाना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस सवाल का जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि जो बनाने की कोशिश हो रही है, अगर उस पर नजर डाली जाए तो पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है, खास तौर पर इस्लामिक देशों का नाटो बनाने की जो कोशिश कर रहा है, वो एक दूर का ख्वाब फिलहाल नजर आ रहा है, क्योंकि ये बातें करने में अच्छी लगती हैं, जमीन पर उतारने के अंदर इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि इन तमाम देशों के बीच में आपस में ही फिलहाल कई जगह टकराव के मोर्चे खुले हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप बात करें सऊदी अरब की और यहाँ बात करें ईरान की, तो सऊदी अरब और ईरान के बीच में रिश्तों की एक पुरानी तलखी रही है। साथ ही ईरान और इराक के बीच में रिश्तों की तलखी रही है। साथ ही इस पूरे इलाके के अंदर कई मुल्क आपस में टकराते भिड़ते नजर आए हैं। खासतौर पर अगर आप यमन की बात करें और सऊदी अरब की बात करें, तो यमन के अंदर जो हूथी हैं, अंसारुल्लाह हैं, वो लगातार हमले कर रहे हैं सऊदी अरब के ऊपर भी, और ये भी एक टकराव की वजह है। तो किस तरीके से ये सारे देश आपस में किसी एक मुद्दे के ऊपर साथ आकर क्या कोई फौजी कोएलिशन बना सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि पाकिस्तान इस
आइडिया को आगे जरूर बढ़ा रहा है, लेकिन साफ नजर आता है कि पाकिस्तान की मंशा फिलहाल अपनी रणनीतिक पैठ बनाने की ज्यादा है और पाकिस्तान को बांग्लादेश ने फिलहाल मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में उदारता भी दिखाई है, क्योंकि पाकिस्तान को हथियारों का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। पाकिस्तान से ऑर्डिनेंस यानी गोला बारूद बांग्लादेश खरीद रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर फौजी ट्रेनिंग बढ़ाना चाहता है, अपनी जो सैनिक मौजूदगी है उसको बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश की आवाम 1971 के इतिहास को भूल जाएगी? क्या बांग्लादेश जो हर बार पाकिस्तान को लेकर यह मांग करता रहा कि 1971 के लिए माफी मांगी जाए, क्या जब इसाक डार जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं 2012 के बाद पहली बार कोई दौरा हो रहा है पाकिस्तानी विदेश मंत्री का, जब इसाक डार पहुंचेंगे तो क्या वो माफी मांगेंगे? बड़ा सवाल इस चीज को लेकर है कि क्या माफी मांगेगा पाकिस्तान 1971 के लिए, क्योंकि 2002 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे तब वो भी बांग्लादेश गए थे, लेकिन माफी उन्होंने सीधे तौर पर 1971 के लिए नहीं मांगी थी। ऐसे में अब ये दोस्ती का जो रिपेयर वर्क या बांग्लादेश ये जो उदारता दिखा रहा है, क्या मोहम्मद यूनुस माफ कर देंगे पाकिस्तान को 1971 के लिए जो अत्याचार हुआ बांग्लादेश के लोगों को लेकर, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम वाले लोगों को लेकर, जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी अपनी आजादी को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर, अपनी भाषा को लेकर, उन पर पाकिस्तान की फौज ने जो कुछ किया था। सवाल यह भी है कि क्या जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी माफी मांगेंगे, क्योंकि वो वर्दी में जाएंगे बांग्लादेश के दौरे पर। साथ ही सवाल यह भी है कि क्या बांग्लादेश की सरकार बिना माफी के पाकिस्तान के साथ रिश्तों की गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहती है? ये कई वो सारे सवाल हैं जो अभी अधूरे हैं और जिन पर आगे नजर रहेगी, क्योंकि फरवरी के अंदर इसाक डार जाएंगे, साथ ही साहिर शमशाद मिर्जा जो कि पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उनका भी दौरा बांग्लादेश के लिए होना है। दोनों के बीच में करीबी बढ़ाने की बात जरूर हो रही है, लेकिन इस करीबी की कोशिशों के ऊपर न केवल बहुत सारे सवालिया निशान हैं, बल्कि बांग्लादेश के अंदर जो सियासी करवट है उसमें एक बड़ा सवाल यह भी है कि मोहम्मद यूनुस जो इस समय केवल अंतरिम सरकार के शासक हैं, आखिर वो बांग्लादेश के इतिहास को कितना पलट पाएंगे, क्योंकि अभी उनके पास न तो कोई जनता से निर्वाचित मैंडेट है और न ही अभी उन्हें उस तरीके का सपोर्ट हासिल है। कहीं ऐसा न हो कि वो अपना दामन और अपने हाथ जला बैठे। बहरहाल ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों की कहानी है। साथ ही पाकिस्तान इस्लामिक देशों का नेटो बनाने की जो कोशिश कर रहा है, उन कोशिशों और कवायदों की है। क्या बांग्लादेश इसके अंदर साथ आएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही हमें यह भी बताइएगा कि दूरबीन की नजर से आप दुनिया के कौन से घटनाक्रम, कौन सी हलचल को देखना चाहते हैं, ताकि हम उस पर खबर बना सकें, वीडियो बना सकें। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए अमरउजाला.com के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।